नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी स्टूडेंट में। हम लोग पढ़ रहे हैं सीसेट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। सबसे आसान तरीके से हम सीखेंगे कि कैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को हैंडल करते हैं। हम लोग कल के वीडियो में देख लिए थे नियम की रूल होता है इसका कि हम रूल के माध्यम से ही इसको हल करते हैं। जैसे हम मैथ को हलने के लिए सूत्र का प्रयोग करते हैं, समझने का प्रयोग करते हैं कि ये कैसे हल होता है, वैसे ही हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को भी हैंडल करने के लिए जो है सूत्र का प्रयोग करते हैं। और कुछ टेक्निकल वर्ड्स होते हैं जिनको हमें जानने की ज़रूरत होती है, तो उनको बिना देखे उनको बिना समझे हम जो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को नहीं समझ सकते। तो हमने पिछले वीडियो में ही वो सारे वर्ड समझा दिए हैं और हमने 5-6 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करवाए थे, तो उसमें आप लोगों ने किया था। तो आज ये हमारा PYQ का सेशन है। आज हम देखेंगे 2025 का जो PYQ है उसको देखेंगे। तो आप लोग तैयार रहना, है ना। तो अब हमारा सेशन स्टार्ट हो चुका है। हम तुरंत जो है अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की तरफ चल रहे हैं। इससे पहले हम आपको कहना चाहेंगे, जो लोग नए होंगे वीडियो में, वो लोग वीडियो में बने रहेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे तभी समझ में आएगा। इससे पहले हमारा जो पहला वीडियो है उसको देखना ना भूलें। अगर उसको आप नहीं देखेंगे तो आपको रूल पता नहीं चलेगा और बीच से आपको समझ में नहीं आएगा, फिर आप बोलेंगे आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो आप पहला वीडियो देखिए, उसके बाद ही दूसरा समझ में आएगा। उसके बाद अगर पहला आप समझ गए तो आपको हर वीडियो समझ में आएगा, ये भी बात है। अगर आपने पहला देख लिया तो आपको सारे वीडियो आपको कहीं से भी बताया जाएगा, आप तुरंत समझ जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बिना देरी किए। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। हम कम से कम आज 10 क्वेश्चन तो कम से कम करेंगे, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन के PYQ 2025 का। हम देखेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आज से। तो ये सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2025 का जो है पेपर है, उसी को हम हल करेंगे। पहले 2025 का देखेंगे, उसके बाद 24 का देखेंगे, उसके बाद 23 का देखेंगे, उसके बाद 22 का, 21 का, 20 का, ऐसे ही क्रमशः हम बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। जितना भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आज तक आया हुआ होगा सारा देखेंगे हम, ठीक। और जल्दी जल्दी देखने की कोशिश करेंगे अभी, लेकिन हम पहले अभी गाड़ी बहुत आराम से ले चलेंगे। जब हमें अच्छे से चलाने आ जाएगा हम लोगों को, फिर वहाँ से हम गियर चेंज करेंगे, ठीक है। अभी हमको धीरे धीरे करना है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो है ये हमारा दूसरा वीडियो है और सेट ए का हमको करना है ना। तो सेट के एग्ज़ाम का जो सेट ए पेपर है उसी का है, सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम 2025 का सेकंड पेपर है ये। तो चलिए हम लोग बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। 200 अंक का है ये, 2 घंटे का समय रहता है और 80 क्वेश्चन होते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन हमारा ये है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित 4 जो है प्रश्नों को, है ना, के लिए निर्देश दिए गए हैं। इसमें कह रहा है नीचे दिए गए जो है 2 परिच्छेदों को पढ़िए और परिच्छेदों के नीचे आने वाले प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इन प्रश्नों के लिए आपके उत्तर केवल इन परिच्छेदों पर आधारित होने चाहिए। आप बाहर से नहीं आंसर देख सकते, जो इसमें परिच्छेद में कहा गया है वही आंसर देना होगा। एक चीज़ मैं ये बता दूं, दूसरे अलावा हम जब क्वेश्चन करेंगे तो हमें जो है ये ध्यान में रखना होगा कि हम इसका ना इंग्लिश वर्ड देखें। जैसे यहाँ पे दिया गया है निम्नलिखित कथन का जो है, जैसे हमने पहले हमको क्या करना है, पहले हमको ये परिच्छेद पूरा पढ़ लेना है। उसके बाद हमको यहाँ जाना है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन इस परिच्छेद के लेखक द्वारा व्यक्ति अति महत्वपूर्ण संदेश को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है ना। तो ये पूछ रहा है कि लेखक कहना क्या चाहता है इसके माध्यम से। तो हम यहाँ से देख लेंगे कि क्या इंग्लिश में हमको तुरंत समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे स्टेटमेंट बेस्ड है ना, रिफ्लेक्ट द क्रिटिकल मैसेज। तो क्रिटिकल मैसेज पूछ रहा है, तो हमने क्रिटिकल मैसेज के लिए कल बताया था नियम कि क्या होता है ना, उसमें क्या करना होता है। तो हम फटाफट जो है अब स्टार्ट इसमें देख लेते हैं।
तो क्वेश्चन हम करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि हमको ज़्यादा समय गंवाना नहीं है और बहुत सारा हमारा अभी क्वेश्चन का बचा है ना करने के लिए, अभी हमने स्टार्ट भी नहीं किया, तो इस वजह से हम पहले स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। तो परिच्छेद पहला है, आप लोग करना स्टार्ट कर दीजिए, आपके पास 2 मिनट का टाइम है। कह रहा है किसी पारिस्थितिक तंत्र, हमें भी क्वेश्चन करना है तो हम भी पढ़ते रहेंगे, क्योंकि हम भी यूपीएससी स्टूडेंट हैं। परिच्छेद 1 में कह रहा है किसी पारिस्थितिक तंत्र का जो है जैव विविधता के संरक्षण भर के लिए अनुरक्षण है ना, अनुरक्षण करने की इसकी जो है वाणिज्यिक सभ्यता, साथ ही इस पारिस्थितिकी तंत्र पर निर्भर आजीविकाएं प्रभावित होंगी। किसी पारिस्थितिकी तंत्र का उपयोग केवल आजीविकाओं के लिए हो या वाणिज्यिक दोहन के लिए हो, है ना, या अनिवार्यता संरक्षण के लिए ही हो, है ना, इसके बीच भी जो है परस्पर विरोध है। वाणिज्यिक दोहन के परिणाम स्वरूप होने वाले वनोन्मूलन से वनों पर निर्भर आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के अतिरिक्त बाढ़, गाद बनने की समस्याएं और सूक्ष्म जलवायु अस्थिरता जैसी जो है प्रत्यक्ष हानियां होंगी। विकासशील देशों में जहां पारिस्थितिकी तंत्र इस लोग है ना, पारिस्थितिकी तंत्र पर लोगों की जो है निर्भरता महत्वपूर्ण है और वाणिज्यिक दोहन से राष्ट्रीय आय में अतिवृद्धि आने की संभावना है। ये परस्पर विरोधी स्थितियां खास तौर पर विकट हैं। तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा? आप लोग अपना अपना आंसर जो है अपने कॉपी में लगाइएगा और लिखते जाइएगा, जितना भी सही होगा या गलत, उसके बाद हम आपको आंसर बताएंगे। आंसर, क्योंकि यूपीएससी ने तो अभी आंसर कोई जारी नहीं किया है, हम लोग को अपना आंसर लगाना है, ठीक है। तो किसी पारिस्थितिकी तंत्र के का जो है जैव विविधता के संरक्षण भर के लिए अनुरक्षण करने की जो है इसकी वाणिज्यिक संभवता, साथ ही इस पारिस्थितिकी तंत्र पर निर्भर ना आजीविकाएं प्राथमिक होंगी। पारिस्थितिकी तंत्र से जो उपयोग केवल आजीविकाओं के लिए हो या वाणिज्यिक दोहन के लिए, है ना। तो ये पारिस्थितिकी तंत्र और जो है वाणिज्यिक दोहन की बात कर रहा है इसमें, और संरक्षण के लिए ही हो, उसके बीच भी परस्पर विरोध रहता है। तो विरोध का बात कर रहा है इसमें, वाणिज्यिक दोहन का बात कर रहा है, वनोन्मूलन के, है ना। तो ये चीज़ें हम देखेंगे। तो हम इसका एक बार क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन है जो इस परिच्छेद का क्रिटिकल मैसेज हमको देखना है, इसमें अति महत्वपूर्ण संदेश को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। तो कह रहा है जब कुछ लोग ना अपनी आजीविका के लिए पारिस्थितिक तंत्रों पर निर्भर होते हैं तो जैव विविधता के संरक्षण के मुद्दे को लेकर चिंता आवश्यक नहीं है ना, चिंता आवश्यक नहीं है। ये ऐसा तो कहा नहीं है उसने, चिंता आवश्यक की बात उसने कहाँ पैसेज में कहीं बोला है कि चिंता आवश्यक नहीं है, या इस तरीके की वो बात कहना ही नहीं चाहता राइटर, है ना। हमारा दूसरा इस तरीके का तो बात इसमें राइटर नहीं कह रहा है। हमारा दूसरा देखेंगे तो वनों का जो है वाणिज्यिक दोहन वनों पर भोजन और आश्रय के लिए निर्भर रहने वाले लोगों के मूल अधिकारों का विरुद्ध है। ये बात भी कहाँ कह रहा है कि विरुद्ध है या कुछ ऐसा है कि देखो कह रहा है ना किसी पारिस्थितिकी तंत्र का जो है जैव विविधता संरक्षण भर के लिए अनुसरण, है ना। ये तो विरुद्ध वाणिज्यिक दोहन की बात कर रहा है, वनोन्मूलन और पारिस्थितिकी तंत्रों के निर्भर जो आजीविकाएं हैं उन पर प्रभावित होंगी, वो चीज़ें बात कर रहा है। वाणिज्यिक दोहन से जो है राष्ट्रीय आय में जो है अतिवृद्धि आने की संभावना प्रति परस्पर विरोधी स्थितियाँ खासतौर पर विकट है। तो ये वाणिज्यिक दोहन की बात कर रहा है ज़्यादातर पारिस्थितिकी तंत्र की। तो हमारा ये भी आंसर सही नहीं होगा। आंसर इसी में से देना है क्योंकि वो कर रहा है लेखक कहना क्या चाहता है। तो लेखक तीसरा हम देखेंगे इसमें आजीविका का जो है संपोषण, है ना, और पारिस्थितिकी तंत्र की जो है निम्नीकरण एक साथ होने से वे एक दूसरे को तीव्र करते हैं, जिस पर परस्पर विरोध और असंतुलन होता है। तो अच्छा, ये मुझे लग रहा है थोड़ा थोड़ा, वैसे हम ये नीचे वाला भी देख लेते हैं पहले।
पारिस्थितिकी तंतुओं का जो है वाणिज्यिक दोहन पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाना चाहिए। पारिस्थितिकी तंतुओं का जो है वाणिज्यिक दोहन पूर्ण रूप से बंद कर देना। तो ऐसा बात उसने कहाँ कहा है, ऐसा बात भी नहीं कहा है। तो हमारा आंसर यही सही होगा। ठीक है, तो हमारा कौन सा आंसर सही होगा, ये तो गलत जैसा निशान लग गया। हमारा ये आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसी का है दूसरा क्वेश्चन हमारा है। तो दूसरा क्वेश्चन फटाफट करके देखिए। कह रहा है कि उपयुक्त, हमने परिच्छेद तो पढ़ा ही है, उपयुक्त परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित पूर्व धारणा बनाइए। पूर्व धारणा मतलब अजम्पशन। अजम्पशन मैंने बताया था ना कि अजम्पशन आदमी का गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। जैसे आप किसी के बारे में कुछ बोल रहे हैं, आपने दूर से कल्पना किया कि माता जी ने, है ना, माता जी ने है ना, जैसे कि मान लो माता जी ने किसी को जो है वहाँ पे जाते हुए देखा, माता जी ने घर से निकलते हुए भाई को देखा, भाई मेले में गया होगा। तो भाई मेले में भी जा सकता है या कहीं बाजार में भी जा सकता है या वहाँ भी ना जाए, है ना। तो अजम्पशन ये गलत भी हो सकता है अवधारणा। कहीं पे अगर मेला लगा हुआ है मार्केट कहीं पे और घर से भाई निकल के गया, तो आप यार वो मेले में ही गया होगा, वहीं अजम्पशन होता है ना। तो ऐसा अजम्पशन पूर्व धारणा बनाने से पहले तो ये देखना होता है कि मतलब ये सही भी हो सकता है, वो मेले में जा भी सकता है या नहीं भी जा सकता है। तो इस तरीके की बात कह रहा है उसमें, है ना। तो अजम्पशन पूछा है इसमें, पूर्व धारणा पूछा है। तो इसमें ये कह रहा है कि किसी भी देश को जो है राष्ट्रीय आय में ना अति वृद्धि लाने के लिए पारिस्थितिकी तंत्रों पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है। तो इसने ये बात कहाँ कही है? इसने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं है कि कोई पारिस्थितिकी तंत्रों पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता नहीं है ऐसा तो शब्द भी नहीं इसने बोला। पूर्व धारणा है ना, तो कहाँ से हम बना सकते हैं कि वो है ऐसा बोल रहा है कि किसी भी देश को जो है राष्ट्रीय आय में अतिवृद्धि लाने के लिए पारिस्थितिकी तंत्रों पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा तो वो बोलना ही नहीं चाहता। वो तो कह रहा है कि वाणिज्यिक दोहन से जो है राष्ट्रीय आय अतिवृद्धि आने की संभावना है। ये परस्पर विरोधी होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र का उपयोग केवल जो है आजीविकाओं के लिए हो, वाणिज्यिक दोहन के लिए हो या जो है अनिवार्यता संरक्षण के लिए ही हो, उसके बीच में जो है ना परस्पर विरोध होता है, ऐसा बात बोल रहा है वो। वाणिज्यिक दोहन के परिणाम होने के वाले जो वनोन्मूलन से वनों पर निर्भर आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगता है, ये बातें वो कह रहा है। तो ये हमारा आंसर ये गलत हो जाएगा। हमारा दूसरा वाला देखेंगे, संसाधनों से समृद्धि देशों को जो है ना अपर्याप्त संसाधनों वाले देशों के साथ अपने संसाधन बांटने चाहिए। ऐसा कोई करेगा, संसाधन बांटेगा? ऐसा बात इसमें बोला भी नहीं गया है, ताकि पारिस्थितिकी तंत्रों के निम्नीकरण को रोका जा सके। तो ये सब बात भी इसने नहीं बोला। यहाँ पे कहीं पे भी लेखक ऐसा बात नहीं कह रहा है, ना ही ऐसा हम सोच सकते हैं। जब ऐसा लेखक नहीं कहना चाहता है तो हम सोचेंगे कैसे? जब माता जी ने भाई को भेजा नहीं घर से, कहीं कुछ बोला ही नहीं, तो ऐसा हम कैसे सोच सकते हैं कि भाई वहाँ गया है, भाई माता जी के कहने से गया है? माता जी हो सके ना भेजा हो, अपने आप से गया हो, है ना। तो हमारा ये भी गलत है। तो हमारा इसमें आंसर जो होगा सही वो डी होगा। अब हमारा दूसरा पैसेज है, उसको पढ़िए, पैसेज पढ़िए। निम्नीकरण कह रहा है कि इसमें निम्नीकरण के इतिहास से यह समुचित होता है कि सीखने का एक जो है अति प्रबल वक्र है। अज्ञात जितना अधिक उत्पाद होता है, बड़े पैमाने की किफ़ायतों और कार्यकलाप से सीखने के फलस्वरूप लागत उतनी तेज़ी से गिरती है।
प्रतिष्ठानों का हरित नवप्रवर्तन मार्ग आश्रित है। कोई प्रतिष्ठान इसे जो है जितना अधिक करता है उसके भविष्य में करने की संभावना उतनी ही अधिक हो जाती है ना। इसका सबसे प्रबल साक्ष्य है सौर ऊर्जा की कीमतों में भारी गिरावट। 2010 के दशक में पूर्वानुमानों को बारंबार झुठलाते हुए लगभग 90% सस्ती हो गई। शीघ्र प्रारंभ कर क्रमिक रूप से चलने से अर्थव्यवस्था को व्यवस्थित होने के लिए अधिक समय मिल जाता है, जिससे उन्हें अधिक विघटन का सामना किए बिना मार्ग आश्रित हरित निवेश के लाभों को उठाने का अवसर मिलता है। विलंब से किया जाने वाला अधिक अव्यवस्थित अंतरण और ज़्यादा महंगा पड़ता है ना। तो कहना का ये चाहता है कि नवीकरणीय ऊर्जा के इतिहास में यह सूचित होता है कि सीखने का एक अति प्रबल वक्र कह रहा है। अति प्रबल वक्र जो है मतलब जितना अधिक उत्पादन होता है और बड़े पैमाने की किफ़ायतों और कार्यकलापों से ना ये सीखने के फलस्वरूप लागत उतनी तेज़ी से गिरती है। और कह रहा है प्रतिष्ठान का जो हरित नवप्रवर्तक मार्ग आश्रित है, इससे कह रहा है कि कोई प्रतिष्ठान है ना इसे जितना अधिक करता है उसके भविष्य में करने की संभावना उतनी ही अधिक होती है ना, होती जाती है। तो इसका सबसे प्रबल साक्ष्य है कि सौर ऊर्जा की कीमतों में जो है भारी गिरावट, जो 2010 के दशक में पूर्वानुमानों को बारंबार झुठलाते हुए 90% सस्ती हो गई। शीघ्र प्रारंभ कर क्रमिक रूप से चलने से अर्थव्यवस्था को जो है व्यवस्थित करने के लिए अधिक समय मिल जाता है, जिससे उन्हें अधिक विघटन का सामना किए बिना मार्ग आश्रित हरित निवेश के लाभों को उठाने का जो है अवसर मिलता है। विलंब से किए जाने वाला अधिक अव्यवस्थित अंतरण और जो है ज़्यादा महंगा पड़ता है। ठीक है, अब हम इसका जो है वो देख लेते हैं क्वेश्चन देख लेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन इस परिच्छेद के केंद्रीय विचार को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है ना। सर्वोत्तम रूप से इसका इंग्लिश वाला देख लेते हैं वर्जन तो आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए क्या कह रहा है इसमें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द है ना सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज। मतलब जो पैसेज है उसका क्या आइडिया है, मेन उसका पर्पज क्या है, तो वो चीज़ पूछना चाहता है ना। सर्वोत्तम रूप से क्या, तो इसको जो केंद्रीय विचार जो इसका केंद्रीय जो सेंट्रल इसकी आइडिया उसके बारे में देखना है कि इसका कहना क्या मतलब है, जो राइटर क्या कहना चाहता है। तो राइटर क्या कहना चाहता है एक बारी हम पढ़ लेते हैं। ए में कह रहा है हरित समृद्धि की ओर अंतरण होने के लिए बड़े पैमाने की किफ़ायतें आवश्यक हैं। बी कह रहा है आधुनिक प्रौद्योगिकी प्रगति मार्ग आश्रित नवप्रवर्तन के साथ गहन रूप से संबंधित हैं। सी कह रहा है इसमें बृहद अर्थव्यवस्थाओं वाले देश हरित प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए बेहतर स्थिति में होते हैं। डी कह रहा है हरित प्रौद्योगिकी विकास के मामले में उचित समय चयन निर्णायक भूमिका निभाता है ना। तो ये क्वेश्चन है, हम एक बारी फिर से इसको देख लेते हैं, पैसेज को देख लीजिए। हरित समृद्धि की ओर अंतरण होने के लिए बड़े पैमाने की किफ़ायतें आवश्यक हैं। आधुनिक प्रौद्योगिकी प्रगति मार्ग आश्रित नवप्रवर्तन के साथ गहन रूप से संबंधित हैं और बृहद अर्थव्यवस्था वाले देश हरित प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए बेहतर स्थिति में होते हैं। हरित प्रौद्योगिकी विकास के मामले में उचित समय चयन निर्णायक भूमिका निभाता है ना। तो इसे हम देख लेते हैं एक बारी और देख लीजिए। नवीकरणीय ऊर्जा के इतिहास से यह सूचित होता है कि सीखने का जो एक
अति प्रबल वक्र है, अर्थात जिसका अधिक उत्पादन होता है, बड़े पैमाने की किफ़ायतों और कार्यकलाप से सीखने के फलस्वरूप लागत उतनी तेजी से गिरती है ना। और प्रतिष्ठान का जो है हरित नवप्रवर्तक मार्ग आश्रित है। कोई प्रतिष्ठान जिससे जो है जितना, तो आप फटाफट इसको देख लीजिए एक मिनट में। करने की संभावना उतना ही ठीक होता है। सबसे प्रबल सौर की कीमतों में भारी गिरावट 2010 के दशक में प्रारंभ जुटला क्रमिक रूप से चलने से अर्थव्यवस्था को व्यवस्थित होने के लिए अधिक समय मिल जाता है। इससे उन्हें अधिक भीड़ का सामना किए बिना मार्ग से हरित निवेशक के लाभों को उठाने का अवसर मिलता है। विलंब से किए जाने वाला अधिक अव्यवस्थित अंतरण और ज़्यादा महंगा पड़ता है। ठीक है, तो विलंब से कह रहा है कि अगर कोई काम कर रहे हो तो उसका जो है ज़्यादा, उसका जो अंतरण है ना वो ज़्यादा ही महंगा पड़ जाता है। हाँ, अगर हम वो चीज़ें समय से करेंगे तो वो चीज़ें फ़ायदे हो सकती है हमारे लिए। 90% सस्ती हो गई ये चीज़ तो है ना। अब हम फटाफट देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि हरित समृद्धि की ओर अंतरण होने के लिए बड़े पैमाने की किफ़ायत आवश्यक है। तो ये सब बात कहाँ उसमें कहा गया है? हरित समृद्धि की ओर अंतरण है ना। तो हरित समृद्धि की बात इसमें कहाँ कही गई है? देख रहे हैं आप कहीं? हरित नवप्रवर्तन मार्ग आश्रित है, ये सब बोला गया है ना। हरित निवेशक लाभों को उठाने का अवसर मिलता है। अब उसके बाद इसमें देखेंगे आधुनिक प्रौद्योगिकी प्रगति मार्ग आश्रित नवप्रवर्तन के साथ गहन रूप से संबंधित है ना। आधुनिक प्रौद्योगिकी प्रगति मार्ग आश्रित नवप्रवर्तन के साथ गहन रूप से संबंधित है। ये आंसर हो सकता था, लेकिन ये जो चीज़ पूछा रहा है इसका सर्वोत्तम चीज़ें पूछ रहा है, इसका जो कंक्लूजन है वो पूछ रहा है, तो ये उसमें नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन ये अगर अपने विवेक से हमको करना होता उस तरीके से तो आप एक बार ही सोचते इसके बारे में, तो ये गलत है। हमको लेखक के जो कह रहा है उसी के अनुसार जवाब देना है ना। जो उसका केंद्रीय विचार है, जो सब कहना चाहता है, पर्पज उसका, तो वो हमको समझ के देना है। इसके अलावा सी में कह रहा है बृहद अर्थव्यवस्थाओं वाले देश हरित प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए बेहतर स्थिति में होते हैं। केवल बृहद अर्थव्यवस्था वाले देश ऐसा थोड़ी है, छोटे अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था, विकसित अर्थव्यवस्था, ऐसा कोई भी देश हो सकता है कि जो है बृहद अर्थव्यवस्था वाले देश हरित प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए बेहतर होते हैं। ऐसा तो स्थिति में होते हैं, ऐसा तो है नहीं, है ना। ये तो सरासर गलत है। डी कह रहा है हरित प्रौद्योगिकी विकास के मामले में उचित समय चयन है ना निर्णायक भूमिका निभाता है। यही तो वो कहना चाहता है, यही चीज़ें तो वो कह रहा है। कई बार वो यही बात बोल रहा है कि क्या कह रहा है, विलंब से किए जाने वाला, अगर विलंब से कोई काम कर रहे हो तो उसका अधिक अव्यवस्थित अंतरण और ज़्यादा महंगा पड़ता है ना। तो यही तो वो कह रहा है कि ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा। तो वो कह रहा है कि समय चयन का निर्णायक भूमिका निभाता है, कि समय चयन को हमको देखना चाहिए कि हम कब चीज़ें कर रहे हैं। तो ये चीज़ें वो कहना चाहता था। तो हमारा आंसर हो गया डी। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन इसी में है। उपयुक्त परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। कह रहा भारत जैसे देश में मार्ग आश्रित है ना हरित निवेश अंततः जो सर्वाधिक संभावित रूप से समृद्धि को और साथ ही लोक वित्त को लाभ पहुंचाएंगे। कर भारत जैसे देश में मार्ग आश्रित हरित निवेशक अंततः सर्वाधिक संभावित रूप से समृद्धि को और साथ ही लोक वित्त को
लाभ पहुंचाएंगे भारत जैसे देश में, है ना। तो ऐसा तो सॉरी, ऐसा तो वो कहता दिख नहीं रहा कि भारत जैसे, भारत का नाम तो उसने लिया भी नहीं है, कि लिया है, कहीं लिया है। देखिए बड़े पैमाने पर, है ना, भविष्य में इसका मतलब भारी गिरावट। अब पूछा क्या है इसमें, एक बार देख लेते हैं। पूर्व धारणाएं बनाइए, अजम्पशन, है ना, अजम्पशन कह रहा बनाने के लिए। तो भारत जैसे देश में जो है मार्ग, है ना, अजम्पशन मतलब अपने मन से भी बना सकती हो। तो यदि जो है अन्य हरित प्रौद्योगिकी उसी प्रतिरूप का अनुसरण करें, जिस प्रतिरूप का अनुसरण सौर ऊर्जा के मामले में हुआ, तो सर्वाधिक संभावना कि हरित अंतरण सरल होगा। आपको क्या लगता है कौन सा सही होना चाहिए? कह रहे यदि अन्य हरित प्रौद्योगिकी उसी प्रतिरूप का जो अनुसरण करें, जिस प्रतिरूप का अनुसरण सौर ऊर्जा के मामले में हुआ है ना, तो सर्वाधिक संभावना कि हरित अंतरण सरल होगा। कैसे सरल होगा? सरल तो होता दिख नहीं रहा है, क्योंकि जब वहाँ पे हमने जो है देखा है कि ये चीज़ें हो गई कि सौर ऊर्जा का जो है बता रहा है कि 90% सस्ती हो गई, है ना। 2010 के दशक पूर्व को झुटलाते हुए लगभग 90% सस्ती हो गई, सीख रही है ना। तो ये कर रहा है। इसका सबसे प्रबल साक्ष्य है कि सौर ऊर्जा की भारतीय कीमतों की जो भारी गिरावट, जो 10,000 के पूर्वानुमान को जो है बारंबार झुटलाते हुए 90% सस्ती हो गई, है ना। तो उस तरीके से कह रहा है ये सरल हो जाता। मुझे तो लग रहा है कोई भी सही नहीं। बाकी यूपीएससी का आंसर आएगा तो देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित 4 प्रश्नों के जो है निर्देश दिए गए हैं। नीचे दिए गए परिच्छेदों, 2 परिच्छेदों में को पढ़िए और परिच्छेदों के नीचे आने वाले प्रश्नांशों के जो है उत्तर दीजिए। इन प्रश्नों के जो उत्तर देना हमको परिच्छेद पढ़ लीजिए। आप लोग फटाफट परिच्छेद पढ़ लीजिए। भारत में प्रत्येक राज्य तापन के प्रभाव को लेकर विभिन्न चुनौतियों के समूह का सामना करता है, किंतु उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रत्येक राज्य के पास अपने अपने सुयोग्य हैं, जो उसके अपने प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है। उदाहरण के लिए तटवर्ती राज्यों को अपने तटों को समुद्र स्तर में बढ़ोतरी से संरक्षित करने हेतु कार्रवाई करने की आवश्यकता है। अपेक्षाकृत सूखे जिलों को परिवर्ती मानसून वर्षा के लिए तैयारी करने की आवश्यकता है। हिमालयी क्षेत्रों की अपनी अनन्य चुनौतियां हैं और प्रायद्वीपीय भारत पर जो है अपतट क्षेत्रों के चुनिंदा भागों में पवन शक्ति को कम में लाने के लिए बड़े सुयोग उपलब्ध हैं। इन विभिन्न परिदृश्यों पर भविष्य के लिए स्पष्ट और सतत लक्ष्य विकसित करने हेतु विचार किए जाने की आवश्यकता है। ठीक है, आप
मैंने भी पढ़ दिया, आप एक बारी क्वेश्चन भी देख लीजिए। क्वेश्चन ये है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन इस परिच्छेद के लेखक द्वारा व्यक्त सर्वाधिक तर्कसंगत विवेकपूर्ण है ना, और जो है व्यवहारिक संदेश को सर्वोत्तम रूप से तो इसमें सही आंसर देना है, हमको अपना दिमाग लगा के देना है कि जो है वो लेखक कहना क्या चाहता है, सबसे तर्कसंगत क्या बातें वो कहना चाहता है, उसके कहने का क्या मतलब है। व्यवहारिक संदेश को सर्वोत्तम रूप से जो है प्रतिबिंबित करता है, जो व्यवहारिक हो, है ना। इसका इंग्लिश में देख लेते हैं क्या पूछा ये। तो कह रहा है लॉजिकल, है ना, मैसेज, ठीक है, पैरामैग्नेटिक मैसेज पूछा है इसमें, लॉजिकल रेटनल एंड, ठीक है वही करना है हमको। तो इसमें कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन का जो है सामना प्रबंध करने के लिए न्यूनीकरण करना और जो है अनुकूल कार्य नीतियाँ अपनाना अनिवार्य रूप से जो है प्रत्येक राज्य का उत्तरदायित्व है। बी कह रहा है भारत इतना महाविविधतापूर्ण है कि उसके लिए जलवायु परिवर्तन का सामना प्रबंध करने के लिए कोई प्रभावकारी कार्यनीति का या जो है कार्यक्रम क्रियान्वित करना कठिन है। सी कह रहा है जलवायु कार्य योजनाएं क्रियान्वित करना और निवल शून्य उत्सर्जन सुनिश्चित करना जो है मूलतः केंद्र सरकार का उत्तरदायित्व है। डी कह रहा है भारत के लिए राज्य क्षेत्र स्तर पर जो है जलवायु परिवर्तन के लिए न्यूनीकरण और अनुकूलन की जो है प्रभावी कार्यनीतियां प्रतिपादित करने की आवश्यकता है। एक बार इसको देख लीजिए परिच्छेद को, उसके बाद इसका आंसर दे दीजिए। टाइम हम ज़्यादा नहीं स्पेंड करेंगे इसमें। भारत में, है ना, अब सारे भारत का बात कर रहा है। सारे भारत में जो भी राज्य हैं तापमान के प्रभाव को जो है है ना सुभिन्न चुनौती का सामना कुछ कर रहे हैं। कुछ जो है कुछ प्रत्येक राज्य कुछ राज्य हैं जो मतलब तटवर्ती हैं, तटों के समुद्र स्तर के जो है बढ़ोतरी से संरक्षित करने हेतु जो है वो अपने आप को मतलब कार्रवाई करने की आवश्यकता है उनको। कुछ राज्य जो है जो वहाँ पे सूखा वगैरह पड़ रहा है तो वो मानसून वर्षा को जो है रोकने की तैयारी करने की उनको ना वर्षा के लिए तैयारी करना चाहिए कि उनको कैसे वहाँ पे वर्षा को रोकना चाहिए। सारी बातें कही जा रही हैं, सारी चुनौतियाँ ही बताई गई हैं। तो अब इसमें आंसर हम फटाफट देख लेते हैं। तो जलवायु परिवर्तन का जो है सामना प्रबंधन करने के लिए न्यूनीकरण करना और जो है अनुकूलन कार्य नीतियाँ अपनाना, है ना, अनिवार्य रूप से प्रत्येक राज्य का जो है उत्तरदायित्व है। तो ये कह रहा है कि अनिवार्य रूप से प्रत्येक जो है राज्य का उत्तरदायित्व है। ये बात हम अभी देखेंगे, ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। अब देखेंगे भारत इतना विविधतापूर्ण है। दूसरा कह रहा है कि जो है उसके लिए जलवायु परिवर्तन का सामना प्रबंधन करने के लिए, है ना, कोई प्रभावकारी कार्यनीति या कार्यक्रम क्रियान्वित करना जो है कठिन है। ये गलत है, ये ऐसा थोड़ी है, कठिन नहीं है हमारे लिए। सी कह रहा है जलवायु कार्य योजनाएं क्रियान्वित करना और जो है निवल शून्य उत्सर्जन सुनिश्चित करना मूलतः केंद्र सरकार का उत्तरदायित्व है। ऐसा नहीं है, सभी लोगों का उत्तरदायित्व है, जो राज्य है या केंद्र है कोई भी। डी कह रहा है भारत के लिए राज्य क्षेत्र स्तर पर जो है
जलवायु परिवर्तन के लिए न्यूनीकरण और अनुकूलन की जो है प्रभावी कार्यनीतियाँ प्रतिपादित करने की आवश्यकता है ना। भारत के राज्य क्षेत्र पर जो है राज्य क्षेत्र स्तर पर जलवायु परिवर्तन के लिए न्यूनीकरण और अनुकूलन की प्रभावी कार्यनीतियाँ प्रतिपादित करने की आवश्यकता है। तो ये सही लग रहा है, ये भी सही था, लेकिन ज़्यादा सटीक ये, क्योंकि राज्यों की बात इसमें अच्छे से लेखक कर रहा है। हर राज्यों का जो तटवर्ती राज्य हैं या जो है तापन झेलने वाले राज्य हैं, जहाँ पे जो है वर्षा नहीं हो रही, तो उस तरीके के सारे राज्यों का इसमें दिया गया है। तो इस वजह से हम डी को ज़्यादा सटीक आंसर मानेंगे, तो डी हमारा सही होगा। ठीक है, ये भी सही हो सकता था, लेकिन ये जो है थोड़ा सा इससे बेटर आंसर मेरे को ये लग रहा है डी, तो ये मेरे हिसाब से ये सही होना चाहिए। आप अपना मान लीजिएगा। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, उसी का है। इसमें कह रहा है, अगला 12 नंबर क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि इस परिच्छेद के संदर्भ में निम्न की पूर्वधारणा बनाइए। इसमें अजम्पशन बनाना है ना, आपको अपने अनुसार बताना है, सोच के कि वो कहना क्या चाहता है राइटर। आपको अपने हिसाब से बताना है, यही बात आपको समझना होगा कि तभी आपका आंसर सही होगा। तो आप ना जितना पैसेज है आप उसको पढ़ लिए हैं, कई बार पढ़ लिया आपने। अब अपने हिसाब से सोचिए कि अगर कैसा चीज़ हो जाए तो ठीक है ना। पूर्वधारणाएँ बनाइए उसको। तो मतलब अब पूर्वधारणाएँ में आप देख लीजिए आपको कौन सा पूर्वधारणा सबसे अच्छा लग रहा है, वही वाला सही मारिएगा। जैसे कह रहा है, हरित ऊर्जा उत्पादन को जो है जलवायु परिवर्तन, न्यूनीकरण और अनुकूलन कार्य नीतियों के साथ सहबद्ध संगठित किया जा सकता है ना। और दूसरा कह रहा है, जलवायु परिवर्तन के जो है प्रभाव तटवर्ती और पर्वतीय क्षेत्रों में जो है कहीं अधिक गंभीर है ना। जलवायु परिवर्तन का जो प्रभाव है वो तटवर्ती और पर्वतीय जो क्षेत्र है ना, वहाँ पे कहीं अधिक गंभीर है, क्योंकि वहाँ पे बताया जाता है कि अगर वहाँ से जो है वो हो गया सारा जो ग्लेशियर वगैरह अगर पर्वतीय क्षेत्र से पिघल गया तो दिक्कत हो जाएगा ना। तो इन चीज़ों के लिए बोल रहे हैं। तो आप अजम्पशन बनाइए अपना और बताइए कौन सा आंसर सही हो सकता है। हरित ऊर्जा उत्पादन को, है ना, हरित ऊर्जा उत्पादन को जलवायु परिवर्तन, न्यूनीकरण और जो है अनुकूलन कार्यनीतियों के साथ जो है सहबद्ध संगठित किया जा सकता है। तो ये बातें तो कह नहीं रहा है ये। दूसरा, हरित ऊर्जा उत्पादन को, है ना, जलवायु परिवर्तन, न्यूनीकरण, अनुकूलन कार्य नीतियों के साथ सहबद्ध संगठित किया जा सकता है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव तटवर्ती और पर्वतीय क्षेत्रों में जो है कहीं अधिक गंभीर है। गंभीर तो सारी जगह है उसने लेकिन जब जो बताया है वो तो सारी जगह है। जैसे इधर बुंदेलखंड वगैरह में भी दिक्कत है, देखो पानी नहीं आता, ज़मीन में सूखा पड़ गया है। तो ये कैसे हम कह सकते हैं? मुझे लगता है या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा। मेरा 50-50 रहेगा ये। ये 50-50 ही ये सही है। ठीक है, हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आप लोग कई जो है संस्थाएं का वो आया होगा आंसर कि मिलाइएगा ये कितना सही है कितना गलत, क्योंकि यूपीएससी का शायद रिजल्ट के बाद ही आता है वो आंसर की। हमारा 13वां नंबर क्वेश्चन है, पहले ये परिच्छेद पढ़िए।
इसमें कह रहा है यदि सामाजिक असमानता भारत में तीव्रतम रूप से महसूस की गई सामाजिक समस्या है तो असुरक्षा गरीबी से भी जो है अधिक तीव्रतम रूप से महसूस की गई आर्थिक समस्या है ना। अगर सामाजिक असमानता जो होती है देश में भारत में है वो भारत में तीव्र रूप से महसूस की गई सामाजिक अगर वो समस्या है तो असुरक्षा है ना, लोगों को असुरक्षा होना गरीबी से भी अधिकतम तीव्रतम जो है तीव्रतम रूप से महसूस की गई आर्थिक समस्या है वो। जो लोग जो है शासकीय गरीबी रेखा के नीचे हैं है ना, जो मतलब गरीबी रेखा के नीचे हैं और उनके जो है अतिरिक्त वे भी जो गरीबी रेखा के ठीक ठीक ऊपर हैं है ना, जैसे जो गरीबी रेखा के बीपीएल जो कार्ड होता है उसके ऊपर हैं। कह रहा है अनेक प्रकार की जिसके पास संपत्ति और अथवा जो है स्वास्थ्य जोखिमों बाजार में जो है घट बढ़ जो है रोजगार संबंधी अनिश्चितताओं के कारण है ना। कह रहा है कि अनेक प्रकार की विभिन्न आर्थिक असुरक्षाओं से प्रभावित हैं वो, क्योंकि उनके पास जैसे बीमा वगैरह हेल्थ वगैरह उस तरीके का कोई भी सिक्योरिटी नहीं है, वो ना ही उनके पास रोजगार का कोई सिक्योरिटी है कि वो रोजगार वगैरह पाएंगे है ना। अनेक सरकारी नीतियों का लक्ष्य वास्तव में इन असुरक्षाओं का जो है न्यूनीकरण है। ठीक है, अब एक बार हम क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन ये है, ठीक है, क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन जो है इस परिच्छेद द्वारा व्यक्त अति महत्वपूर्ण संदेश को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। इसमें भी जो है जो राइटर लिखा है उसका महत्वपूर्ण संदेश का जो है ना सर्वोत्तम रूप से जो कौन सा ऑप्शन है जो प्रतिबिंबित कर रहा है कि सबसे अच्छा कौन सा जो है वो है ना, कि वो राइटर कहना क्या चाहता है, उसने जो पैसेज लिखा है राइटर सोच क्या रहा है, उसके मन में विचार क्या है, वो थिंकिंग क्या कर रहा है, तो उससे क्या सोच के ऐसा लिखा कि जो है जो हमारी सामाजिक स्थिति है जो हमारी सामाजिक स्थिति है ना, सामाजिक असमानता की स्थिति तीव्रतम रूप से जो हमारी सामाजिक असुरक्षा और जो हमारी आर्थिक स्थिति है इसके बारे में जो चर्चा कर रहा है हमारे है ना, गरीबी रेखा से ऊपर गरीबी रेखा के नीचे, तो क्यों कर रहा है वो ऐसा, तो उसको कहीं ना कहीं कोई बात उसके मन में है, वो क्या कहता है तो बात ये उसने लिख दिया है। अब उस बात क्या कहना चाहता है वो आपको बताना कि उसके मन में चल क्या रहा है ना। तो अब हम देखते हैं इसको, ठीक है। तो भारत की कह रहा है भारत की राजनीतिक कार्यपालिका को इस बात से अवगत होना चाहिए कि गरीबी और सामाजिक असमानता और उसके परिणाम स्वरूप हुआ असुरक्षा बोध ही मुख्य सामाजिक समस्या है। क्या ऐसा कहना चाहता है वो? तो ऐसा वो नहीं कहना चाहता है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक। उसके बाद हम देखेंगे इसमें आगे कह रहा है भारत में गरीबी ही सामाजिक असमानता और जो है असुरक्षा का प्राथमिक कारण है। तो प्राथमिक कारण में कैसे ये आ गया भैया, और भी कई कारण हैं। भारत में गरीबी ही सामाजिक असमानता का जो है ना, तो कहीं पे जाति का भी जो असमानता हो जाता है, कहीं पे लिंग की असमानता हो रहा है, महिलाओं को कितना प्रताड़ना हो रही है, तो सारी चीज़ें इसमें देखे जाएंगी। तो ये भी गलत है, बी गलत है ना। अब हमारा अगला है जो देखेंगे सी है गरीबी और सामाजिक असमानता इतनी पेचीदगी से जड़े हैं कि वे जो है भारत के लिए अनियंत्रित संकट प्रस्तुत करते हैं, है ना। कह रहा है अनियंत्रणीय संकट प्रस्तुत करते हैं। गरीबी और सामाजिक असमानता इतनी पेचीदगी से जड़े हैं कि वे भारत के लिए अनियंत्रणीय संकट प्रस्तुत करते हैं। अच्छा, ये भी तो ठीक ठाक लग रहा है। ये देखते हैं डी वाला, असुरक्षा गरीबी से भी बढ़कर, है ना, असुरक्षा जो है गरीबी से भी बढ़कर जो है वह मुख्य आर्थिक मुद्दा है जिसका सरकारी नीतियों द्वारा अवश्य निराकरण किया जाना चाहिए।
तो यही बात कहना चाहता है क्या ये? यही तो जैसे लग रहा है कह रहा है कि जो है यदि सामाजिक असमानता तीव्र रूप से है ना, भारत में तीव्रतम रूप से जो है महसूस की गई सामाजिक समस्या है, तो असुरक्षा गरीबी से तीव्रतम रूप से है ना आर्थिक समस्या है। तो कह रहा लोग शासकीय गरीबी रेखा के नीचे और शासकीय गरीबी के ठीक ऊपर अनेक जो है प्रकार की है ना, तो कह रहा कि विभिन्न आर्थिक सुरक्षाओं से प्रभावित हैं। तो अनेक सरकारी नीतियों का लक्ष्य वास्तव में इन सुरक्षाओं का न्यूनीकरण है। हाँ, तो यही कहना चाहता है, जो सरकारी नीतियों द्वारा अवश्य निराकरण इनका जो है न्यूनीकरण किया जाना चाहिए। तो ये सही है, ये भी ठीक ठाक लग रहा था, लेकिन ये इतना सटीक नहीं है जितना ये। एक होता है करीब। आपको मैं बता दूं ये डी वाला ऑप्शन क्यों मारा है। मैंने इसलिए मारा है क्योंकि जो है ये ज़्यादा सटीक लग रहा था, मेरे को ज़्यादा अच्छा लग रहा था। जैसे मान लो एक पिता है, पिता को जो है 2 बेटे हैं, एक छोटा है एक बड़ा, लेकिन पिता दोनों को एक उनका साथ में रहता है, उनका बहुत ख्याल रखता है, एक थोड़ा सा दूर रहता है, वो कभी कभी आता है घर पे। तो दोनों में से जो छोटा वाला लड़का है वो बार बार आता है, पिता के साथ में उठना बैठना, रहना पीना, खाना पीना, उनका ख्याल रखना, उनको नहलाना धुलाना सब करता है। तो पिता का झुकाव अगर दोनों में से चूज करना पड़े, दोनों बेटों में से चूज करने का ऑप्शन दे दिया जाए, तो वो कहेंगे हाँ मेरा ये छोटा लड़का थोड़ा सा उससे बेटर है, क्योंकि ये मेरे लिए इतना इतना सारा कुछ करता है। बड़ा लड़के को भी, जबकि वो उसको भी मानते हैं। तो वैसे ही ऑप्शन है ये सी वाला भी ऑप्शन ठीक ठाक लग रहा है, गलत नहीं कह सकते हो आप, लेकिन उससे बेटर ये लग रहा था डी, तो ये मानना उचित था। ठीक है, इस वजह से हमने डी को मारा। अब हमारा 14वां क्वेश्चन इसी पे है कि इसी पे क्वेश्चन ये 14 नंबर है। इसमें पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं, पूर्व धारणा बनाना है आपको, अजम्पशन बनाना। अजम्पशन हर क्वेश्चन में पूछ रहा है ना। तो इसमें देखो 27-28 क्वेश्चन भी आए हैं 2025 में, हम दिए थे एग्जाम। तो इसमें जो है कह रहा है उपयुक्त परिच्छेद के जो है संदर्भ में निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। कह रहा पहला, गरीबी रेखा के ऊपर के लोगों की भी आर्थिक असुरक्षा के बारे में चिंताग्रस्त होने की प्रवृत्ति होती है। दूसरा कह रहा है गरीबी के उन्मूलन के परिणाम स्वरूप देश में जो है सामाजिक समानता और शांति हो सकती है। उपयुक्त पूर्व धारणाओं में से कौन सी वैध है ना। तो अभी हमने यहाँ पे पढ़ा कि गरीबी रेखा से ऊपर है ना, तो गरीबी रेखा से ऊपर के लोगों की जो है आर्थिक सुरक्षा के बारे में चिंताग्रस्त होने की प्रवृत्ति होती है। हमने यहाँ पे क्या क्या पढ़ा है अभी देखो, अनेक अतिरिक्त गरीबी रेखा के ठीक ऊपर है अनेक प्रकार की जो है ना। हमने क्या बोला, जो लोग शासकीय गरीबी रेखा के नीचे हैं और ऊपर हैं, उनके अतिरिक्त वे भी जो गरीबी रेखा से ठीक ऊपर है ना, अनेक प्रकार की जो है ना संपत्ति और है ना, इस तरीके से लिखा है ठीक है, ठीक ऊपर अनेक प्रकार की विभिन्न आर्थिक सुरक्षाओं से प्रभावित हैं, उनके जो है सरकारी नीति है ना। तो ये कह रहा है कि चिंताग्रस्त होने की प्रवृत्ति होती है, गरीबी रेखा के ऊपर के लोगों की जो है भी आर्थिक असुरक्षा के बारे में चिंताग्रस्त होने की प्रवृत्ति होती है। तो यहाँ पे लिखा ना, वो लोग भी चिंतित रहते हैं जो मतलब ऊपर हैं और नीचे हैं। तो पूर्वधारणा में तो यही कहेंगे कि मतलब गरीबी रेखा के नीचे जो लोग रहते हैं, गरीबी रेखा के जो ऊपर हैं। लेखक कहना यही चाहता है, तुम्हारे कहने का मतलब तो यही ना भाई, तुम यही कहना चाहते हो। जैसे यही बात तो पूछेगा ना आप राइटर से कि राइटर भाई, ऑथर भाई, आप यही ना कहना चाहते हो कि जो गरीबी रेखा के ऊपर के लोग हैं और जो गरीबी रेखा के नीचे के लोग हैं, दोनों लोग जो है चिंताग्रस्त होते हैं अपनी असुरक्षा को लेकर के। तो वही तो पूछ रहा है वो कि गरीबी रेखा से ऊपर के लोगों की जो आर्थिक असुरक्षा का जो है बारे में चिंताग्रस्त होने की प्रवृत्ति होती है। तो ये बात तो सही है। और गरीबी के उन्मूलन के परिणाम स्वरूप देश में जो सामाजिक समानता और शांति हो सकती है। तो ऐसा तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जो है धर्म के विरुद्ध अगर एक समान, तो पहली बार कभी जल्दी कोई होता नहीं है ना। समानता तो आए इस तरीके से कोई आएगा नहीं। तो इस वजह से हम इसको थोड़ा काहे को एक झूठ का गुब्बारा माने। तो ये गलत है। हमारा पहला ऑप्शन से ये 14 का ए। ठीक है।
अब हम देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन, देखेंगे कहाँ पे है, पैसेज ही देखना है। 14 नंबर हो गया। पैसेज ये है क्या बोल रहा है, निम्नलिखित 4 प्रश्न दिए गए हैं, इसके निर्देश दिए गए हैं, 2 परिच्छेदों को पढ़िए और परिच्छेदों के नीचे आने वाले प्रश्नों के उत्तर दीजिए, है ना। तो फटाफट पढ़ लीजिए। परिच्छेद ये है, एक ये वाला पढ़िए। स्वतंत्र भारत में कृषि क्षेत्र की निराशाजनक वास्तविकता में से एक यह रही है कि इसमें कभी भी उच्च समृद्धि की स्थिति नहीं आई, जैसा कि गैर कृषि अर्थव्यवस्था में हुआ। कृषि के लिए उच्चतम 10 की समृद्धि, है ना, 1980 के दशक में मात्र 3.5% रही है। यद्यपि 1980 के दशक के दौरान 10 की समृद्धि में एक उछाल आया, तथापि उसके उपरांत कृषि समृद्धि में अपेक्षाकृत गतिरोध ही बना रहा। यहाँ गैर कृषि समृद्धि के जो कि 1980 से 2000 तक के दशक में लगातार बढ़ती रही, ठीक विपरीत एक जो है सुस्पष्ट विषमता दिखाई देती है ना। तो अब इसका हम आंसर देखेंगे, यहाँ पे 21 नंबर है। तो निम्नलिखित में से एक बार ये प्रश्नों को भी देख लेते हैं, फिर एक बार परिच्छेद को देख लेंगे ताकि हमको पढ़ने में आसानी हो जाए, है ना, कनेक्ट करने में। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन जो उपयुक्त परिच्छेद के निगमन को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। हमको देखना है कि इसमें भी वही कि उपनिगमन को सर्वोत्तम रूप से कौन मतलब अच्छे से कर रहा है। तो हम देखिए एक ही तरह के क्वेश्चन इसमें 2025 में पूछे गए हैं। कंप्रीहेंशन बहुत ही मतलब इजी वे में कि जो है जब कोई व्यक्ति पढ़ा नहीं रहता, उसको नियम और रूल नहीं पता रहता, तो वो उसके लिए कठिन है ये। लेकिन जब वो नियम और रूल जान जाता है तो उसके लिए वो आसान हो जाता है। आप लोग नियम और रूल के लिए हमारा पहला वाला लेक्चर देख लीजिएगा, उसमें मैंने बताया कि कब हमको किस रूप में देखना है ना। हम उसको आज व्याख्या नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। अब कहाँ टाइम बचा है, अब हमको सब सारा जो है ख़त्म करना है। और जो लोग मतलब पहला वीडियो देख लेंगे उनको समझ में आ जाएगा, वो सारा कनेक्ट भी कर पाएंगे और उनको आ भी जाएगा अच्छे से। तो कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन उपयुक्त तो परिच्छेद का निगमन को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। कह रहा आर्थिक सुधार का लाभ जो है अर्थव्यवस्था के अन्य, है ना, क्षेत्रों की अपेक्षा कृषि क्षेत्र में धीमी गति से पहुंचाता है ना। क्या कह रहा है, आर्थिक सुधार का लाभ जो है अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा कृषि क्षेत्र में धीमी गति से नीचे पहुंचाता है। और भारत के लिए कह रहा है भी, भारत के लिए हरित क्रांति उतनी उपयोगी नहीं हुई जितनी उसके होने की अपेक्षा थी, है ना। सी कह रहा है भारत यांत्रिकृत और जो है आधुनिक कृषि को जो है अनुकूलित करने में अन्य देश से पिछड़ गया। फिर गांव से दिख रहा है, गांव से शहरों में होने वाले प्रवसन के परिणाम स्वरूप जो है कृषि क्षेत्र में गतिरोध आया। अब तो ये क्वेश्चन तो आप ऐसे ही कह सकते हैं कि कौन सा सही हो सकता है। देखिए कितना सटीक है। कह रहा स्वतंत्र भारत में किसी क्षेत्र में निराशाजनक वास्तविकता में से एक यह रही है कि इसमें जो है कभी भी उच्च समृद्धि की स्थिति नहीं आई है, जैसा कि गैर कृषि, है ना, अर्थव्यवस्था में हुआ है। गैर कृषि मतलब जहाँ पे कृषि वगैरह नहीं पैदा होता है, वहाँ पे कृषि के लिए उच्चतम जो है 10 की समृद्धि मतलब चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर होता है, जो है 1980 के दशक में मात्र जो है 3.5% रही है। यद्यपि जो है 1980 के दशक के दौरान 10 की जो है समृद्धि में जो है एक उछाल आया, तथा उसके उपरांत जो है कृषि समृद्धि में जो अपेक्षाकृत गतिरोध ही बना रहा। यहाँ जो है गैर कृषि समृद्धि के जो है कि जो है 1980 से 2000 के दशक में लगातार बढ़ती रही, तो ठीक विपरीत एक सुस्पष्ट विषमता दिखाई देती है ना। तो कह रहा सुस्पष्ट इसमें विषमता दिखाई देती है। और भारत की जो कृषि क्षेत्र ना, वो निराशाजनक वास्तविकता में जो है
एक यह रही है कि जो है इसमें जो है कभी भी जो है उच्च समृद्धि की स्थिति नहीं आई है। भारत की जो कृषि है उसमें कभी वास्तविकता में जो है उच्च समृद्धि की जो है दर नहीं आई है। जो गैर अर्थव्यवस्था वाले, मतलब जो गैर कृषि अर्थव्यवस्था वाले देशों में है ना। तो इस तरीके की बात कर रहा है, 1980 के दशक की चर्चा कर रहा है। हम इसमें देख लेते हैं फटाफट। तो इसमें कह रहा है आर्थिक सुधार का जो है, हाँ, आर्थिक सुधार का लाभ अर्थव्यवस्था के, है ना, अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा कृषि क्षेत्र में धीमी गति से नीचे पहुंचाता है। मुझे लगता है ये सही होना चाहिए, क्योंकि ये वही बात कहना चाहता है कि जो है ना, कह रहा है गैर कृषि, इस कर कृषि के लिए उच्चतम दशकीय समृद्धि मतलब 1980 के दशक में मतलब 3.5% रही। तो ये बता रहा ना 1980 के दशक में मात्र 3.5% रही। यद्यपि अब तो बढ़ गई है, तो मतलब धीरे धीरे कृषि जो है आगे बढ़ती है ना। यद्यपि 1980 के दशक के दौरान दशकीय समृद्धि में जो है एक उछाल आया है ना, तथापि उसके उपरांत कृषि समृद्धि में जो अपेक्षाकृत गतिरोध ही बना रहा। यहाँ कह रहा है गैर कृषि समृद्धि के जो, तो ये बढ़ती रही है ना। ये मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, अच्छा महसूस हो रहा है देख करके। लेकिन अगला भी देख लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा आगे भी देख लेते हैं ना। कह रहा भारत के लिए हरित क्रांति उतनी उपयोगी नहीं हुई जितनी उसके होने की अपेक्षा थी। तो हरित क्रांति की कहाँ यहाँ बात कर रहा है वो? हरित क्रांति का नाम लिया है कहीं? हरित क्रांति का कहीं नाम लिया है? ये हरित क्रांति का उसने चर्चा भी नहीं। तो हमको कहाँ से पूर्वधारणा बना रहे हैं कि सर्वोत्तम रूप से कहाँ प्रतिबिंबित कर रहा है लेखक? ये कहाँ कह रहा है हरित क्रांति की नाम बोल रहा है? ये गलत है। कह रहा भारत यांत्रिकी और जो है आधुनिक कृषि की बात भी नहीं कर रहा है वो, इसका नाम तक नहीं लिया उसने। गाँव से जो है शहरों में होने वाले प्रवसन के परिणाम स्वरूप किसी क्षेत्र की जो है गतिरोध है ना। कह रहा गाँव से शहरों में होने वाले प्रवसन के परिणाम स्वरूप जो गांव के लोगों को शहरों में प्रवसन होने लगे, जाने लगे, तो कृषि क्षेत्र में जो है गतिरोध आया। ऐसा भी वो कहाँ बोल रहा है? और जबकि हमको लेखक के अनुसार ही आंसर देना है। कह रहा सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है, जो इसमें लिखा है उसी में से लेना है कि सबसे अच्छे से कौन सा डिफाइन कर रहा है इसमें से। तो हमारा पहला ऑप्शन सही होगा, 21 का ए। हम देख लेते हैं 22वां नंबर क्वेश्चन है, इसी का ही है। कह रहा उपयुक्त परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित पूर्वधारणाएं बनाई गई हैं। इसमें कह रहा भारत, पूर्वधारणा ही बनाना है आपको इसमें। कह रहा 22वां नंबर क्वेश्चन में भारत में जो है कृषि और गैर कृषि अर्थव्यवस्था, है ना, के बीच बढ़ते हुए अंतर को निम्नलिखित में से किस द्वारा रोका या कम किया जा सकता है? भारत में कृषि और गैर कृषि अर्थव्यवस्था के बीच जो है ना बढ़ते हुए जो अंतर, जो खाई बढ़ रही है, वो किसके द्वारा रोका जा सकता है या कम किया जा सकता है? तो इसमें बता बड़े ऑप्शन में है, ये देखते हैं ये, और उसके बाद ये भी ऑप्शन हम देखेंगे। इसमें कह रहा है बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक फसलों की कृषि और जो है लाभप्रद निगम कृषि, है ना, को जो है अनुकूलित करना, है ना। इसके अलावा कह रहा है कि सभी फसलों के लिए निःशुल्क बीमा उपलब्ध कराना, और जो है बीजों, उर्वरकों, बिजली और जो कृषि मशीनों में जो है विकसित देशों के समान भारी उत्पादन प्रदान करना। मुझे ये सही लग रहा है। और बड़े पैमाने पर जो है वाणिज्यिक फसलों, अच्छा एक सेकेंड, हाँ ये तो सही लग रहा है। कह रहा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक फसलों की कृषि और लाभप्रद निगम कृषि को अनुकूलित करना है ना। तो इस तरीके का पूर्वधारणा तो हम कैसे बना सकते हैं? ये तो बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक फसलों की जो है कृषि और लाभप्रद निगम कृषि को अनुकूलित करना। कह रहा भारत में कृषि और गैर कृषि अर्थव्यवस्था के बीच बढ़ते हुए अंतर को किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक फसलों की जो है कृषि और जो है लाभप्रद निगम। वाणिज्यिक फसल कर देंगे तो कैसे होगा? कृषि और जो है गैर कृषि अर्थव्यवस्था के बीच कैसे अंतर होगा? ये तो गलत हो जाएगा। और ये कह रहा है सभी फसलों के लिए निःशुल्क बीमा उपलब्ध कराना। सभी फसल के लिए हम कैसे निःशुल्क बीमा उपलब्ध करवा पाएंगे? ये भी गलत हो जाएगा। तो ये डी सही होगा।
डी सही, क्योंकि सभी फसल का बात कर रहा है। सभी फसल में तो हम सभी फसल के लिए कैसे करवा सकते हैं? सारी फसल पे तो आज सरकार MSP नहीं दे पा रही है ना। उर्वरकों, बिजली है ना, बिजली के लिए बोल रही, किसी मशीनों के लिए बोल रही है, तो सब पे कहाँ? तो ये हमारा डी सही होगा। हमारा यहाँ से अगला क्वेश्चन है, ये भी देख ले। चलिए 1 घंटा हो गया, रहने देते हैं, कल देखेंगे है ना। 10 क्वेश्चन ही आज करते हैं, क्योंकि इसमें कितना क्वेश्चन है, इसमें भी 2 क्वेश्चन है, बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए देख ही लेते हैं, ये भी देख ही लेते हैं। कह रहा है हमारे देश में हथकरघा है ना, हथकरघों को परंपराओं का जो है ना सातत्य सुनिश्चित करने वाली संस्कृति से जो है समीकृत किया जाता है। यह विचार लोक नीति निर्माण का भाग बन गया है और राज्य को इस क्षेत्र को बल प्रदान करने के लिए एक वैध आधार प्रदान करता है। कह रहा है किंतु आज एकल रैखिक सत्व के रूप में परंपरा की इस धारणा का पुरजोर विरोध किया जा रहा है। रहने देते हैं, कल कर दे, क्योंकि हमारा टाइम टेबल ख़राब हो जाएगा ना, दूसरा सब्जेक्ट पढ़ेंगे। चलिए ठीक है दोस्तों, आप लोग का जो है हम इस सेशन को यहीं करते हैं एंड। हम लोग कल फिर 10 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। 10 रोज करेंगे तो हो जाएगा। डेली हमको करना है 10 क्वेश्चन। जिनको समझ में नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में पूछ लेंगे, हम उनको विशेष तौर से बताएंगे, ठीक है। धन्यवाद, गुड नाइट सभी को। 12:30 बजने वाला है।